ठीक, लेक्चर शुरू कर रहे हैं आज का आपका एमएससी थर्ड सेम और आपका पेपर 1 है फंक्शनल एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में आपको पूरा वो बता दिया था, इसका सिलेबस डाल दिया, जो भी बुक्स है वो डाल दिया। तब एक्चुअल पढ़ाई इसकी शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर फंक्शनल एनालिसिस जो है आपका ये कंपलसरी पेपर है और इसके अलावा आपके 4 जो हैं आपके ऑप्शनल हैं। वो आपके होंगे एडवांस फंक्शनल और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ऑपरेशन चार्ट और इंटीग्रेशन के भी। तो फंक्शनल और एडवांस फंक्शनल हमारा है, तो इसमें आपका शुरू कर रहे हैं। तो इसमें फंक्शनल एनालिसिस जो है ये इसका पहला लेक्चर है जिसमें आपकी बेसिक डेफिनेशंस और रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ। हाँ जी, तो ये इसमें एकदम जो बेसिक चीज़ें आपकी कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आप बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ चुके हो। दूरिक सेमेस्ट्री का आपका था पेपर, वो आपका पढ़ा हुआ है ना। तो उसमें एक डेफिनेट, हाँ हिंदी में पढ़ा होगा, यहाँ आ जाएगा इंग्लिश में। तो ये आपका जो है लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी हम इसका यूट्यूब पर पहले अपलोड करेंगे, है ना, और उसके लिंक फिर आपको देंगे। मैट्रिक्स स्पेस पहली डेफिनेशन आ रही। ये मैट्रिक्स स्पेस दूरिक सेमेस्ट्री क्या होता है, इसमें एक ये पेयर है, युग्म है एक्स डी, where x is a set and d is a matrix on x which is a function of d from x cross to x such that for all x y in z, all मतलब कोई भी 3 पॉइंट्स ले लीजिए इस स्पेस x के, जो कि कोई स्पेस का आपका मतलब यहाँ पे हम सेट भी ले सकते हैं ना। ये सेट के कोई 3 पॉइंट्स लिए x y z और इसमें आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं x क्रॉस x टू x क्रॉस x का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो भी एलिमेंट डोमेन में लोगे वो आपका क्या होगा, डोमेन का जो एलिमेंट होगा वो आगा ऑर्डर्ड पेयर, है ना। दोनों एलिमेंट वही रहेंगे x में, लेकिन उनका क्रम निर्धारित होगा। जैसे x बाय लिया तो x प्रथम पे और y सेकंड पे। तो और यहाँ पे जैसे आप ले लो तो चाहे x डॉट y ले लीजिए, है ना, इस टाइप से वैल्यू रहेगी। तो ये अलग अलग सबके केस में रहेगा। d जो है यहाँ पे रियल वैल्यूड फाइनाइट एंड नॉन नेगेटिव है। फाइनाइट एंड नॉन नेगेटिव मान परिमित होगा, क्योंकि दूरी क्या है, दूरी बताता है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है ये आपकी परिमित रहेगी। ठीक है, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डी एक्स वाई 0 कब होगा, जबकि दोनों पॉइंट्स ये कोइंसिडेंट हो, मतलब संपाती, x बराबर वाई। डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स, ये चूंकि दूरी बताता है तो चाहे हम x से y की दूरी ले या y से x की, सेम है। एक ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, कोई भी 3 पॉइंट लें, उनमें से किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी शेष जो दो बिंदु हैं उनसे दूरियों के योग से अधिक नहीं हो सकती। जैसे x बाई 2 पॉइंट ले, इनके बीच की दूरी डी एक्स बाई। ठीक, अब आपने तीसरा पॉइंट है z, तो z से x की दूरी लो, डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड। तो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड। एक्चुअली ये z से आपका दोनों की दूरी ले ली, x और y। तो एक और ध्यान दे, जैसे x वाई ये आपका डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई ट्राइंगल इनइक्वलिटी, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, नीचे आता ही आता है। ए मैट्रिक्स स्पेस x बराबर एक्स टी इज सेट टू बी ए कंप्लीट स्पेस, है ना, ये इसमें कंप्लीट स्पेस कराएगा। तो यहाँ पे अगर लिखना हो तो यहाँ पे आपका जो है ये कंप्लीट, है ना। यहाँ पे जो शब्द आ रहा है ये यहाँ पे ये थोड़ा सा कट गया, सेट टू बी ए कंप्लीट, ये शब्द यहाँ पे आ रहा था कंप्लीट। ठीक है, ठीक, तो ये आपका आ गया यहाँ पे कंप्लीट स्पेस और सेटिस्फाइज कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यदि एवरी कॉची सीक्वेंस एक्सटेंड कन्वर्जेस टू ए पॉइंट एक्स ऑफ एक्स, मतलब हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है, हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, तो ये कहलाती है आपकी कंप्लीटनेस। अब आ जाइए आपका ओपन स्फीयर क्या होता है। कोई भी दूरिक सेमेस्ट्री एक्स बराबर एक्स डी में ये सबसेट लें, है ना, क्या है लेसर पॉइंटर, अरे वाह यार, ये दिस इज ना ओके यार, ये ज्यादा अच्छा है। चलिए, ओपन स्फीयर क्या होगा, इन मैट्रिक्स में एक्स बराबर एक्स टी, ये सबसेट जो है बी आर ए, एक्स बिलोंग्स टू एक्स डी एक्स से लेस देन आर, ये ओपन स्फीयर कहलाता है। तो मतलब यहाँ पे
मतलब जैसे आपका बी आर ए का क्या मतलब होता है, ए जो है इस ओपन स्फीयर का केंद्र है, आर रेडियस है, तो इसमें जो पॉइंट्स आएंगे ओपन स्फीयर में उनकी दूरी केंद्र से आर से कम रहेगी। ओपन स्फीयर में जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो शामिल नहीं करते हैं। अब इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इन a matrix space x बराबर x d point x बराबर x belongs to x is said to be an interior point of a set A in x if there exists no open sphere B epsilon x such that B epsilon x is subset of E। तो इंटीरियर पॉइंट का मतलब हुआ जो बिंदु आप आंतरिक बिंदु बनाना चाह रहे हो उसको केंद्र मान के कोई ओपन स्फीयर जरूर मिलना चाहिए जो कि इस सेट में हो जिसका कि आप ओपन ये इंटीरियर पॉइंट आप बना रहे हो। साथ में ओपन सेट क्या होता है, इन a matrix space x बराबर x d a set G is said to be an open set if every point of G is an interior point। हर बिंदु जो है आंतरिक बिंदु है। ओपन सेट के लिए क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन आप पढ़े हो अंडर ग्रेजुएट क्लास में, है ना, हिंदी में पढ़ा है। विवृत समुच्चय, विवृत गोला स्फीयर करो ना, मैट्रिक्स x बराबर x d set G is said to be an open set if for every point of G if every point of G is an interior point, है ना, that is for every x belongs to G B epsilon x is subset of G। नेबरहुड, लेट x बराबर x t बी ए मैट्रिक्स स्पेस है, लेट x 0 बिलोंग्स टू x। नेबरहुड क्या होता है, सामीप्य, बी ए पॉइंट, ए सबसेट n of x is said to be a neighborhood of the point x 0 belongs to x if there exists an open ball मिलना चाहिए इस प्रकार से b x 0 एप्सिलॉन x 0 के एप्सिलॉन रेडियस, है ना, कि x 0 इससे ओपन स्फीयर में है और ये n का आपका सबसेट है, जिसको आप नेबरहुड बनाना चाह रहे हो n, तो किसी बिंदु x0 का सामीप्य n होगा यदि आप x0 को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल इस प्रकार से मिले जो कि केंद्रित हो x0 पर एप्सिलॉन रेडियस की, जो कि इसका सबसेट है। ठीक, नॉर्मल डेफिनेशन 14 है स्लाइड में। क्लोज स्फीयर क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। इन ए मैट्रिक्स में x बराबर x d, ये जो सबसेट है सी आर ए एक्स, इसमें आप कैसे पॉइंट्स आएंगे जिनकी दूरी केंद्र ए से ये r या r से कम, r या, है ना, तो वहां क्या स्थिति थी, वहां पे जो आता था वहां पे लेस देन था, तो बाउंड्री पॉइंट्स ओपन स्फीयर में शामिल नहीं होते हैं लेकिन क्लोज स्फीयर में होते हैं। क्लोज सेट क्या होता है, मैट्रिक्स x बराबर x d सेट f सेट टू बी क्लोज सेट यदि इसका जो पूरक है वो ओपन सेट है। लिमिट पॉइंट और एक्युमुलेशन पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट, ये सेट के लिए बात हो रही, ध्यान रखना, किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होना और किसी सेट का लिमिट पॉइंट में अंतर समझिए। सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होता है उसको केंद्र मान के आप कितना छोटा ओपन स्फीयर लेंगे आपका, उसके अंदर सीक्वेंस के अधिकांश सदस्य आ जाएंगे। लिमिट पॉइंट सेट का ये मतलब है कि जैसे आपने कोई सेट लिया ए, उसके लिमिट पॉइंट मान रहे हो x0, तो उसमें ए में आपका कोई ना कोई कम से कम एक सीक्वेंस जरूर मिलेगी जो कि इसको कन्वर्ट करे, ये मतलब होता है ना। लेट ए बी सेट इन ए मैट्रिक्स स्पेस x बराबर x d, ठीक, देन ए पॉइंट p in x is said to be limit point or accumulation point or a cluster point of the set A if every neighborhood of P contains a point of A distinct from, ये जो आप जिसको लिमिट पॉइंट बना रहे हो ना P, मतलब जो नेबरहुड लोगे उसमें कम से कम एक बिंदु और ऐसा होना चाहिए जो इससे अलग हो, है ना। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है, इसमें एक्चुअली पोजीशन बदल रहे थे लेकिन वहां से अलाइनमेंट बदलेगा तभी आता है। ठीक, ठीक, तो ये ऐसा हुआ कि ए का इंटरसेक्शन एस आर पी माइनस पी, मतलब ये आपका बैक होने जाने सिस्टम नहीं, इसमें एस आर पी माइनस पी, ये डिलीटेड नेबरहुड हो गई। तो एक ऐसा स्फीयर आपको मिला जिसमें से पी बिंदु घटा दे, मतलब आपका इसका जो लिमिट पॉइंट क्लस्टर पॉइंट एक्युमुलेशन पॉइंट ले रहे हो वो जैसे कोई सेट लिया उसके लिए पी पॉइंट जो है लिमिट पॉइंट क्लस्टर पॉइंट एक्युमुलेशन पॉइंट होगा यदि उसके लिए एक स्फीयर ऐसा इस प्रकार से मिले पी को केंद्रित, जो पी के अतिरिक्त कम से कम एक बिंदु जरूर रखना चाहिए, है ना। डेंस सेट, सेट एम ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस x बराबर x सेट टू बी डेंस यदि इसका क्लोजर जो है ये पूरा पूरा x के स्क्वायर है, मतलब कोई भी सेट m जो है ये डेंस कब कहलाता है, डेंस होने के लिए क्लोजर ऑफ m जो है ये x के बराबर होगा, है ना, ये क्लोजर में x और x इज सेट टू बी सेपरेबल स्पेस कब कहलाएगा, यदि एंड दो चीजें डेंस सेट सेपरेबल सेट, तो डेंस सेट m डेंस कब कहलाएगा यदि इसका क्लोजर x के बराबर है, और ये सेपरेबल कब कहलाता है यदि इसका काउंटेबल सबसेट होना चाहिए जो कि डेंस है। ठीक है,
तो कोई भी सेट जो है एम जो है ये सेपरेबल, अच्छा नहीं सॉरी, ये डेंस सेट के लिए तो जो सेट आप एम ले रहे हो उसको डेंस सेट के लिए क्लोजर एक्स के बराबर है ना। क्लोजर में क्या लेते हो, जैसे आप ले रहे हो ए का क्लोजर मतलब ए यूनिट डी ए, डी ए मीन ड्राइव सेट के आप सेट ए के सारे लिमिट पॉइंट का सेट ले लीजिए तो ये कहलाता है ड्राइव सेट, ए यूनिट डी ए इज ए क्लोजर। एम क्लोजर मीन एम यूनिट डी एम दैट इज ड्राइव सेट ऑफ एम। तो ये सेपरेबल कब कहलाएगा, यदि आपका एक्स में काउंटेबल सबसेट होना चाहिए जिसको आप एम कह सकते हो, और ये साथ में क्या आ रहा है, मतलब डेंस तो हो ही गया और ये काउंटेबल होना चाहिए है ना। काउंटेबल सेट वो ही आपका जो हमने टोपोलॉजी में डेफिनेशन बताई वहीं से आप जाओ, ठीक है। आपका जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आपका जो है 1 1 और 2 चाहिए करस्पॉन्डिंग, ठीक। रेयर और नोवेयर डेंस सेट क्या होता है, इस सेट एम ऑफ ए मैट्रिक्स पे एक्स बराबर एक्स डी, ये रेयर और नोवेयर डेंस कहलाता है। रेयर या नोवेयर डेंस, यदि ये डेफिनेशन सब ध्यान से देखना, डेंस सेट, रेयर सेट, फर्स्ट सेट, ये है ना। आवाज आ रही है ना सबको, आवाज पहुंच रही, राजकुमार, राजकुमार आवाज पहुंच रही भैया, ठीक ठीक ठीक। तो रेयर और नोवेयर डेंस, मतलब रेयर मतलब विरल बोलते हैं, हाँ ठीक, नोवेयर डेंस मतलब जहाँ कहीं पे भी विरल ना हो। तो सेट एम जो है रेयर या नोवेयर डेंस कैलाइट्स में यदि जो उसका क्लोजर है उसका क्लोजर में जो है कोई भी आंतरिक बिंदु ना हो तो आपका बिंदु सब दूर दूर हो जाएंगे। रेयर या नोवेयर डेंस का मतलब हुआ उस सेट के पॉइंट दूर दूर है, यदि आप कह रहे हो कि क्लोजर में आपका कोई भी इंटीरियर पॉइंट। फर्स्ट और सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या कहलाता है, a matrix space x बराबर x3 is said to be फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मीगर, है ना। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मीगर कहलाएगा यदि हम इसको लिख सकते हैं इफ इट कैन बी रिटेन एज ए यूनियन ऑफ ए काउंटेबल फैमिली ऑफ नोवेयर डेंस सेट, है ना। फर्स्ट कैटेगरी कब कहलाता है, यदि सेट को हम काउंटेबल फैमिली ऑफ नोवेयर डेंस सेट, मतलब कुछ संख्या में से A1 A2 या जो भी सेट्स का कलेक्शन है वो आपका काउंटेबल है, काउंटेबल फैमिली नोवेयर डेंस के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं, है ना। डायमीटर और डिस्टेंस बिटवीन सेट क्या होता है, एक्स आपने कोई मैट्रिक्स स्पेस लिया, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट लेते, इसके डायमीटर का मतलब हुआ कि उनके जो सेट है उसके कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी लेते जाओ तो उसमें जो सुप्रीमम आएगा, सुप्रीमम जानते हो ना, लीस्ट अपर बाउंड बड़ों में सबसे छोटा, इन्फीमम मीन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड छोटों में सबसे बड़ा, ऐसे याद किया करो। इन्फीमम ऑफ जीएलबी छोटों में सबसे बड़ा, सुप्रीमम ऑफ एलयूबी बड़ों में सबसे छोटा, ठीक। इस सेट का सुप्रीमम लेते हैं डी एक्स वाई बिलोंग्स टू ई। तो सुप्रीमम में भी जो आपका एलयूबी लोगे उसमें अपर बाउंड एक से अधिक है तो उनमें सबसे छोटा हो जाएगा, और जीएलबी जब लेते हैं तो लोअर बाउंड जितने उनमें सबसे बड़ी हो जाएगी, ऐसा। तो लोअर बाउंड से बाकी सदस्य सब बड़े होंगे और अपर बाउंड से बाकी सदस्य छोटे होना चाहिए, सीधी सी बात, बड़ों में सबसे छोटा और सबसे छोटों में सबसे बड़ा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड सेट इज डिनोटेड बाय डीपीए, और इसको लेते हैं इनफीमम डीपीएक्स। बिंदु पी की सेट ए से दूरी क्या होती है, उस बिंदु की जो कि आपका ए में नहीं है, ध्यान रखना, है ना। अगर आपका पी ए के अंदर होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा ना। तो ए के सारे पॉइंट्स की दूरी लेते जाओ पी से, तो उसमें जो सबसे जो छोटा होगा वो आ जाएगा इनफीमम, यहाँ सबसे बड़ा आ जाता है। सबसे बड़ा मतलब जो दूरी ले रहे हो उसमें सबसे अधिक, मतलब कोई भी सेट लिया उसके कोई भी दो पॉइंट की दूरी लेते जाओ, जो सबसे बड़ी होगी वो डायमीटर है। डिस्टेंस मतलब उस पॉइंट की, अब यहाँ पे हमें ड्रॉ करने की सुविधा नहीं आ रही, यहाँ पर अगर देगा डिस्टेंस मतलब ये हुआ, है ना, और ये आप पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट आपने लिया, और इसकी आप ये जो पॉइंट है इसकी आप दूरी लेते जाओ सेट में, है ना। ये सेट आपने लिया ए और ये पॉइंट लिया पी, तो जैसे डिस्टेंस ले रहे हो इस पॉइंट की सेट से, तो जितने ए सेट के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनसे आप डिस्टेंस लेते जाओ, है ना। और उसके कलेक्शन का क्या आप लोगे, इनफीमम, ठीक। डी एक्स वाई एक्स बिलोंग्स टू, अच्छा सॉरी, डी पी एक्स, ये इनफीमम आप लोगे पी, ये जो सेट है इससे सारे पॉइंट से दूरी लेते जाओ पी की, तो उसमें जो सबसे कम होगी दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड सेट ई। अब दो सेट्स ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, वो आप अलग अलग ऐसा बना लीजिए, ए और बी। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड की सुविधा मेरे पास है, यहाँ पैसा दे रहा,
अच्छा ऐसा देता, अच्छा इसको बंद करो। तो ये मतलब जैसे ए सेट लिया बी, तो इसके आपके कोई भी दो आपका जैसे पॉइंट लोगे तो यहाँ पर अगर आप लोग, ये क्या है हाइलाइटर, ये हाइलाइटर केबल है। तो ये अलग अलग जो ए और बी की दूरी लेनी है, तो ए का एक पॉइंट और बी का एक पॉइंट, कोई भी ए का पॉइंट हो बी का पॉइंट हो, उन सब की दूरी लेते जाओ, उनमें जो सबसे छोटी होगी दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन सेट। डी एक्स बाई एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू, है ना, 2 मिनट। हाँ जी, आवाज आ रही? बस ये खत्म ही कर रहे हैं, 9 स्लाइड पे तो पहुंच ही गए ना। आवाज क्लियर है? क्योंकि हमें यहाँ से ये नहीं दिख रहा कि तुम लोग जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो। ये अब पहला लेक्चर खत्म ही करो ना, आपके 5 स्लाइड तो बची केवल, सारी डेफिनेशन आ जाए। नेस्टेड सीक्वेंस, नेस्ट मतलब आपका जैसे तुमने कभी गौरैया का वो देखा, कभी अभी आप सामने तरह देखे होगे, गौरैया का जो घोंसला होता है ना, देखा कभी गौरैया घोंसला? जो गौरैया घोंसला होता है वो नेस्टेड का आइडिया है ना, एक के अंदर एक आता जाता है। ये मतलब तो इसको हाईलाइटर ले दो। लेट एक्स बराबर एक्स टी बी ए मैट्रिक्स स्पेस ए सीक्वेंस ए एन, ध्यान देना ये सीक्वेंस आपकी कैसी है, इसके मैट्रिक्स स्पेस की सबसेट्स की सीक्वेंस है। ए सीक्वेंस ए एन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। आपने एक दृश्यमान वृद्धिमान और एक दृश्यमान ह्रासमान अनुक्रम पढ़े होंगे। इसका मतलब ये रहता है जैसे आप एक दृश्यमान वृद्धिमान ले रहे हो, कोई भी दो सदस्य लोगे तो ए वन विल बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे चूंकि आपका वो सिंबल है सबसेट वाला, ए वन विल बी सबसेट ऑफ ए टू। और डिक्रीजिंग ले रहे हो तो कोई भी दो सदस्य लोगे तो इस टाइप का सिंबल आएगा। ये सीक्वेंस ए एन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग नेस्टेड सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ ए वन के अंदर ए टू के अंदर ए थ्री, ए एन इस टाइप से आता जाएगा। इस प्रकार से क्योंकि एक के अंदर एक आते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि एक तरह से ऐसा जरूर मिलेगा सीक्वेंस सबसेट्स में, नेस्टेड सीक्वेंस में, कि जिसका डायमीटर 0 की ओर जाएगा, मतलब वो जो लास्ट में जो सेट आएगा वो एक बिंदु पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये दैट इज कॉल्ड नेस्टेड सीक्वेंस। जैसे गौरैया घोंसला होता है ना, वो वाला आइडिया है, एक के अंदर एक। तो एक्स बराबर एक्स टी मैट्रिक्स स्पेस है, कोई सीक्वेंस ए ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग नेस्टेड सीक्वेंस, नेस्ट मतलब घोंसला, ए वन के अंदर ए टू ऐसा आता जाएगा, डेल ए एन टेंड्स टू 0। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बेयर कैटेगरी थ्योरम और ये दोनों थ्योरम पढ़े हो, बेयर कैटेगरी थ्योरम और ये एक और इसके बाद देखो बता रहे हो, पीछे आगे नहीं बैक नहीं हो पाएंगे यहाँ पर क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही। बेयर कैटेगरी थ्योरम में एवरी कंप्लीट नॉन एम्प्टी मैट्रिक्स स्पेस सेकंड कैटेगरी का होता है ना। एवरी कंप्लीट स्पेस मतलब कोई भी स्पेस कंप्लीट कहलाएगा यदि उसके हर कॉची सेकंड कन्वर्ट हो। Every complete non-empty matrix space is of second category as a subset of itself. It is non-meager. ये बेयर कैटेगरी थ्योरम का स्टेटमेंट है। Every complete matrix space is of second category as a subset of itself. That is, it is non-meager. है ना? अगला कैंटर इंटरसेक्शन, ये दो थ्योरम है, बेयर कैटेगरी और कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। लेट एक्स बराबर एक्स टी बी मैट्रिक्स स्पेस एफ एन, आपने नेस्टेड सीक्वेंस लिया नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट डेल एफ एन टेंड्स टू 0 एंड टेंड्स टू इंफिनिटी। ये के अंदर एक ले रहे हो नेस्टेड सीक्वेंस में, तो सबसे अंदर आएगा उसका डायमीटर आपका जब एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो एक्स आपका कंप्लीट कहलाता है। देन एक्स इज कंप्लीट, कंप्लीट वही आप जान रहे हो, हर कॉची सेकंड कन्वर्जेंट, तो एक्स इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ ये जो इंटरसेक्शन है एन वेरी सो इंफिनिटी एफ एन, मतलब इन सारे सीक्वेंस के इंटरसेक्शन जो लोगे, ये जो नेस्टेड सीक्वेंस सबसेट ले रहे हो एक्स के, उनका अगर इंटरसेक्शन ले तो आखिर में केवल एक पॉइंट मिलेगा। वही मैं कह रहा था नेस्टेड सीक्वेंस में लास्ट में आप केवल एक बिंदु पे सिकुड़ जाओगे, सिमटते जाओगे। लेट एक्स बराबर एक्स टी बी मैट्रिक्स स्पेस एफ एन बी ए नेस्टेड सीक्वेंस नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स such that del f n tends to 0 as n tends to infinity. Then x is complete if and only if intersection f n consists exactly one. लीनियर स्पेस, नॉर्म स्पेस, बैलेंस स्पेस, तीन डेफिनेशन है, लीनियर स्पेस, नॉर्म स्पेस, बैलेंस स्पेस, हमने सभी कन्वर्ट कर दी। ये मतलब फंक्शनल एनालिसिस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सारी डेफिनेशन आ जाएंगी, और ये हमने 2-3 उससे पार्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब आपका जो है हमें इसका एडिटिंग करके जो है ये ओपन शॉट से सब एक साथ आ जाएंगे, है ना, और फिर सिंगल उसमें इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब में, आपको लिंक दे देंगे।
ये लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस और फील्ड है, ये वेक्टर स्पेस के जो डेफिनेशन वही आएगा कि एक ऐसा सेट मिले जिसके एलिमेंट वेक्टर्स कहलाएं और दो अलजेब्रिक ऑपरेशन ले लीजिए, कौन से, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये निम्न गुणधर्म संतुष्ट करना चाहिए, है ना। एक्स एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बाय स्केलर, ये आपके तीन प्रॉपर्टी, लैम्डा इंटू म्यू एक्स, लैम्डा म्यू इंटू एक्स, लैम्डा म्यू स्केलर एक्स बिलोंग्स टू 1 इंटू एक्स बराबर एक्स, यूनिटी एलिमेंट आपका इसमें है। और ये दोनों बंटन नियम कि लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई, लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा यू, लैम्डा प्लस म्यू इंटू एक्स, लैम्डा एक्स प्लस म्यू वाई, लैम्डा म्यू एफ में एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। सब स्पेस क्या होता है, इस सब स्पेस ऑफ लीनियर स्पेस ये नॉन एम्प्टी सबसेट है वाई इस प्रकार से कि दो सदस्य लें y1 y2 बिलोंग्स टू y, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f, अल्फा y1 प्लस बीटा y2, अल्फा y1 प्लस बीटा y2 बिलोंग्स टू y। अब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस क्या होते हैं, क्योंकि आपका इसमें काफी चीजें इसमें फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की आ रही हैं। ये लीनियर स्पेस एक्स इज सेड टू बी ऑफ फाइनाइट डायमेंशन if there is a positive integer n, if there is a positive integer n such that any set of n in x is linear independent और n plus 1 लोगे तो ये आपके रेखीय परतंत्र हो जाएंगे। मतलब आपका एक्चुअली क्या है कि जब आप लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं तो उसका डायमेंशन मिलेगा, है ना, सॉरी उसका आधार भी मिलना चाहिए, हर वेक्टर स्पेस का आधार मिलता है, तो आधार में जो सदस्यों संख्या का परिमित है तो परिमित भी नहीं होगा। लीनियर स्पेस का आधार आप एक से अधिक हो सकता है लेकिन सदस्य संख्या एक ही रहेगी, तो फाइनाइट डायमेंशन होगा, इसका मतलब एक ऐसी संख्या जरूर होना चाहिए एन कि एन ही अधिक सबसे बड़ी संख्या है जो रेखीय स्वतंत्र मिलते हैं, इससे अलग अलग मिल सकते हैं। एन डायमेंशनल लीनियर स्पेस कहलाता है, ऐसा कोई एन नहीं मिल रहा है तो इनफाइनाइट डायमेंशनल कहलाता है। नॉर्म लीनियर स्पेस आ गया है ना, ये बहुत बढ़िया, इसमें सारी आपका बेस बन गया पूरे पेपर का। ये नॉर्म क्या होता है, ये आपके डबल डॉट में लेके लेते हैं, नॉर्म ऐसे डिफाइन करते हैं, ये रियल वैलिड फंक्शन है फ्रॉम लीनियर स्पेस एक्स इनटू द रियल फील्ड एक्स टू आर, ये प्रॉपर्टी संतुष्ट करना चाहिए, नॉर्म एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, नॉन एक्स जीरो होगा जबकि ये जीरो होना चाहिए, अगर नॉन जीरो होगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू यहाँ आ गया, और ग्रेटर देन कब, जब आपका एक्स नॉन जीरो, अगर नॉर्म अल्फा एक्स लेते हो, अल्फा स्केलर है रियल नंबर, तो मॉड अल्फा नॉर्म एक्स, और ये आपकी कहलाती है आपकी वो वाली इक्वलिटी क्या कहलाती है, ये नॉर्म एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई, ये कहलाता है नॉर्म ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स या टू मेंबर्स ऑफ द स्पेस एक्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन सम ऑफ द नॉर्म, norm of sum SUM, norm of sum of two members of a norm linear space cannot be greater than sum of the norm। ये जब साथ साथ देते तो ये कराता है नॉर्म लीनियर स्पेस, है ना, एक्स और ये नॉर्म बैलेंस स्पेस, मतलब ये कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस जो होता है वो बैलेंस स्पेस कहलाता है, इतने नॉर्म लीनियर स्पेस एवरी कॉची सीक्वेंस है ये कन्वर्ट, ठीक, ये हो गया आपका लेक्चर खत्म। अब हम आपका ये थ्योरम्स इसकी शुरू करेंगे, ओके, तो ये आपका यहाँ पे